Hello students, welcome to Arihant. Let's begin our grammar chapter, synthesis of sentences. Let's discuss about it. Synthesis of sentences या जो synthesis word है, इसका मीनिंग क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना एक साथ और एक वाक्य बनाना। अब वो वाक्य हमारे तीन प्रकार से बनते हैं, सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। उन जो वाक्यों को बनाएंगे ना हम लोग, वो वाक्य तीन तरह से तैयार होंगे, सिंपल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब सेंटेंस के मेन तीन पार्ट होते हैं सिंथेसिस को जो माने जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला होता है सिंपल सेंटेंसेस। इसके अंदर एक फिनाइट वर्ब होती है, ठीक है ना, जैसे द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, इसके अंदर एक वर्ब हो गई, फिनाइट वर्ब हो गई, ये आपके पास। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज पर दूसरा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। एक मेन प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, उसके साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे गॉड गेव द लैंड एंड मैन बिल्ट हाउसेस ऑन लैंड। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला आपका पूरा का पूरा क्या है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? गॉड के द्वारा दी गई उस जमीन पर। तो दैट्स व्हाई ये बिकेम, ये कौन सा पहला वाला जो सेंटेंस का हिस्सा था, इट बिकम्स प्रिंसिपल क्लॉज, और ये बना आपका डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज जो होते हैं वो तथा एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित ना होकर स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं आपके कंपाउंड। जैसे राम वॉज वेरी सैड, बिकेम हिज फादर बिकॉज हिज फादर वॉज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है ना। हिज फादर वॉज नॉट फीलिंग वेल और राम वॉज वेरी सैड, ये दोनों सेंटेंस अपने आप में अपना इंडिपेंडेंटली अलग अलग कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। राम वॉज वेरी सैड, राम बहुत उदास था, सिंपल सी बात है। यहां पर आप उसको कारण के साथ जोड़कर कह रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन दोनों ही सेंटेंस अलग अलग बिल्कुल पूरे हैं। फादर वॉज नॉट फीलिंग वेल, पिताजी सही महसूस नहीं कर रहे थे, अच्छी बात है। राम वॉज नॉट सैड, राम वॉज सैड, बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर, तो ये ऐसा सेंटेंस किस फॉर्म में कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्म में कहलाएगा। अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में, तीन स्थितियों में किया जाता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से एक कंपाउंड सेंटेंस तैयार करना। नेक्स्ट, अब पहला है सिंपल सेंटेंसेस। दो या दो से अधिक सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना। जैसे दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना कैसे? सिंपल सेंटेंस में वो वाक्य हैं ये जिनमें एक फिनाइट वर्ब होती है, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ नॉटी बॉय। अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं, यूजिंग पार्टिसिपल्स। पहले नंबर पे आता है उसके अंदर पार्टिसिपल्स का प्रयोग करना, ठीक है। जैसे पार्टिसिपल्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो या तो वर्ब की फॉर्म से बनते हैं। पार्टिसिपल जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चरल फॉर्म है जो कि किसी वर्ब की फॉर्म से बनती है या वर्ब की फॉर्म्स में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बनते हैं। मतलब या तो वर्ब की फॉर्म से बनेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उसमें बनेंगे, ठीक है ना, या वर्ब की फॉर्म्स के अंदर फॉर्म्स में हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बनते हैं। जैसे देखते हैं आगे, तीन प्रकार से होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है? जब किसी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य साथ साथ किए जाते हैं या एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी दो कार्य साथ साथ किए जा रहे हैं और एक कार्य के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। द थीफ हर्ड द नॉइज, ही रेन अवे। तो यहां पे जो वर्ब है इसके अंदर हमने क्या करा? आईएनजी जोड़ा, उसकी फर्स्ट फॉर्म में, हर्ड सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म हियर, हियर के अंदर हमने आईएनजी जोड़ा तो सेंटेंस बना हियरिंग, हियरिंग द नॉइज, कॉमा लगा के इस सेंटेंस को कंटिन्यू करा, द थीफ रेन अवे। यानी ये जो ही था ये इस थीफ के लिए काम में लिया गया था, तो उस सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, द थीफ रेन अवे, ये बना आपका कंबाइंड सेंटेंस, ठीक।
उपरोक्त एग्जाम्पल में हियर के प्रेजेंट पार्टिसिपल हियरिंग के द्वारा हमने सेंटेंस को जोड़ा है, यानी ये हमने इसकी पार्टिसिपल फॉर्म तैयार करी है। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, वो तो प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट पार्टिसिपल के अंदर क्या होता है कि इसके द्वारा किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। वहां पर हमने पढ़ा था कि एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है, वो स्थिति। यहां पर एक कार्य के किसी कार्य के पूरा होने का बोध होता है तथा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले और कभी कभी नाउन के तुरंत बाद होता है। कभी कभी तो नाउन से पहले और कभी कभी नाउन के जस्ट बाद। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा इंडिकेट करते हैं। यहां पर आपको स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है, थर्ड फॉर्म के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। कैसे, वो देखिए। द टीचर चेक्ड माई वर्क, द वर्क वॉज कंप्लीटेड। ये आपका सेंटेंस हो गया सेपरेट कंडीशन का। अब इसे आप कंबाइंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। द टीचर चेक्ड माई कंप्लीटेड वर्क, द टीचर चेक्ड माई कंप्लीटेड वर्क। तो चेक्ड माई वर्क, द वर्क वॉज कंप्लीटेड, तो हमने इसी को कन्वर्ट करा कि माई कंप्लीटेड वर्क, यानी कि जो मेरा कंप्लीट काम था वही उसने चेक किया। ये बात हमने डायरेक्ट बोल के बता दी। दैट्स व्हाई इट बिकम्स कंबाइंड। द थर्ड चाइल्ड वॉज लॉस्ट, ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। अब द चाइल्ड वॉज लॉस्ट, अब बच्चा खो गया था, ही वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर, तो हमने क्या करा, उसे यहां इंडिकेट कर दिया इसको। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। सिंपल एक लाइन के अंदर हमने उसकी पूरी व्याख्या कर दी कि लॉस्ट चाइल्ड सॉरी, द लॉस्ट चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर हिज फादर एंड मदर। उपरोक्त सेंटेंस में पहले के अंदर कंप्लीटेड को पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज करके सेंटेंस को जोड़ा गया है, यानी कि कंप्लीटेड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पास्ट टाइम में कंप्लीट हुए कार्य को वर्णित करने तथा जब एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू हो तो जो क्रिया कार्य का समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। वो वाली क्रिया जो कि कार्य का पूर्ण होना दिखाती है, समाप्त होना दिखाती है, उसे बदलते हैं। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग जोड़कर बनाया जाता है, यानी कि हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, ही हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क। सेपरेट पोजीशन है, इसको आंसर चेंज करते हैं कंबाइंड में। हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, ही हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो हैविंग ये आपने जोड़ा इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये सेकंड फॉर्म थी और ये थर्ड फॉर्म, हालांकि दोनों सेम होती है। तो हैविंग फिनिश्ड हिज रेस, अब ही को हमने रिप्लेस करा उस सब्जेक्ट के साथ, हेमंत हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, उपरोक्त एग्जाम्पल के अंदर फिनिश्ड के परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फिनिश्ड के साथ सेंटेंस को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल का यूज करके, भाई पैसिव वॉइस के अंदर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं ना, वो तो पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल का यूज करके उनके स्ट्रक्चर्स में निम्न चेंजेस होते हैं। जैसे प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है तो बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। कंटिन्यूअस में जिसमें भी होता है, पास्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाती है तो उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं, यानी कि परफेक्ट फॉर्म में। परफेक्ट के अंदर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है तो वहां पर अगर पैसिव वॉइस की फॉर्म में आती है तो हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अगर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट के अंदर वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर देंगे। पास्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसे पैसिव के अंदर भी थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे। परफेक्ट फॉर्म हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो उसे हैविंग प्लस बीन की फॉर्म में कर देंगे। अगर सेंटेंस आपके पैसिव में आते हैं तो कैसे, ही वॉज टायर्ड, ही टुक अ रेस्ट। बीइंग टायर्ड सेकेंड फॉर्म है ना, बीइंग टायर्ड ही टुक अ रेस्ट, कंबाइंड कर दिया। आई फाउंड माई वॉच, द वॉच वॉज स्टोलन, पास्ट पार्टिसिपल, तो आई फाउंड माई स्टोलन वॉच, है ना, वही क्वालिटी ऐड कर दी। द कैंडिडेट फिल्ड हिज फॉर्म, ही सबमिटेड इट। हैविंग बीन फिल्ड, हैविंग बीन फिल्ड पैसिव फॉर्म वाला, हैविंग बीन फिल्ड हिज फॉर्म द कैंडिडेट सबमिटेड इट, यानी ये पैसिव वॉइस वाली फॉर्म में। उपरोक्त एग्जांपल्स में सेंटेंस को पैसिव वॉइस, पहले वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस के प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग टायर्ड के साथ जोड़ा गया है,
दूसरे को पास्ट पार्टिसिपल में स्टोलन के द्वारा जोड़ा गया है, और तीसरे सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग बीन फिल्ड के साथ जोड़ा गया है उस फॉर्म में। तो ये तीनों प्रकार इसके यहाँ पर सामने आपको एग्जाम्पल्स में बताए गए हैं। लेट्स वॉच नेक्स्ट। यूजिंग इन्फिनेटिव। अब सिंथेसिस में हमारे इन्फिनेटिव का यूज भी है। किस तरह से? यदि हमारे पास हिंदी में ना, नी, ने, ये तीन हमारे जैसे वर्ड हैं, किसी में लगे हुए हों तो वह इन्फिनेटिव होती है। इन्फिनेटिव का यूज या उसका इफेक्ट या उसका जो पर्पस होता है उसको दर्शाने में किया जाता है, ठीक है, उस मीनिंग को, ना, नी, ने के मीनिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को वर्ब तथा पैसिव वॉइस के अंदर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, शी वर्कड हार्ड, शी वॉन्टेड टू अर्न मोर मनी। शी वर्कड हार्ड टू अर्न मोर मनी। ही ब्रॉट अ बॉल, ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। ही बॉट अ बॉल टू प्ले क्रिकेट। सेम सब्जेक्ट है, उसके रिपीटिशन से बचना है, सेम सब्जेक्ट है, उसके रिपीटिशन से बचना है, इसीलिए बाकी कनेक्टर के साथ हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और टू प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारा था पहला टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि टू प्ले और टू अर्न मोर मनी। तो ये आपकी क्या रह गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ये भी क्या रह गई? आपकी फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, अब उपरोक्त एग्जाम्पल, वो जो भी हमने पहले पढ़े, उन एग्जाम्पल के अंदर अर्न को जोड़ा, टू प्ले को जोड़ा, जैसा भी मैंने आपको बताया। इस प्रकार के सेंटेंस में प्रभाव प्रकट करने के लिए TWO2 प्लस एडजेक्टिव की फॉर्म को यूज करते हैं, और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके सेंटेंस का नॉट हटाते हैं, जो अभी हमने करा था। यहां देखिए, अब इनके अंदर यूज कर रहे हैं इसको, है ना, ये वाला हिस्सा जो है हमारा, इसको हम लोग इन सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। यू आर वेरी लेजी, यू कैन नॉट कंप्लीट द वर्क। अब यहां पर हमने क्या करा? वेरी की जगह पर हमने टू से रिप्लेस करा इसको, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस को हमने सेकंड वाले TO2 के साथ कनेक्ट किया, और उसके बाद इस नेगेटिव फॉर्म को हटाकर टू कंप्लीट द वर्क। सब्जेक्ट सेम है, रिपीटिशन नहीं किया, ठीक है ना, इस तरह से यू आर टू लेजी टू कंप्लीट द वर्क, ये हमारा कंबाइंड सेंटेंस बना। मोहन वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय। तो मोहन वॉज वेरी, वेरी को हमने यहाँ टू से रिप्लेस किया, टू कनेक्टर यूज किया, रिपीटिशन से बचे, और बाय अ साइकिल, कुड नॉट को हटाया। उपरोक्त एग्जाम्पल में पहले एवं द्वितीय दोनों सेंटेंस के अंदर टू को यूज करके हमने वेरी और नॉट को हटाया है, उनको यूज हटाया है। नेक्स्ट, यूजिंग प्रीपोजिशन विद अ नाउन और जेरेंड। अब प्रीपोजिशन का यूज करके नाउन के साथ जेरेंड, क्या, कैसे, वो देखिए। जेरेंड में भी इन्फिनिटिव की तरह हिंदी में वर्ब में ना, नी, ने का यूज होता है। वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। तो अर्थात ये एक वर्बल, है ना, नाउन है, और नाउन की भांति ही जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस को जोड़ने में होता है। जैसे द मून रोज, हर जर्नी वॉज ओवर, द मून रोज आफ्टर, हर जर्नी वॉज ओवर, ये कंबाइंड बना। यानी इन्फिनिटिव की तरह ये मीनिंग तो हमें एक्सप्रेस करना ही करना है। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या नाउन की तरह ये काम करेगा, लेकिन ये एक वर्बल नाउन है, अतः नाउन की भांति ही जेरेंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस को जोड़ने में होता है। तो ये रहा आपकी प्रीपोजिशन जिसका हमने यूज किया। द मून रोज, किसके बाद? आफ्टर हर जर्नी वॉज ओवर, जैसी उसकी यात्रा खत्म हुई, समाप्त हुई, चंद्रमा का उदय हुआ, बाद में, यानी कि बाद प्रीपोजिशन है। ही ड्रो फास्ट, ही हिट अ मैन। बिसाइड ड्राइविंग फास्ट, बिसाइड ड्राइविंग फास्ट। अब ये वाला आपका कौन सा? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में, ठीक है ना। बिसाइड आपका क्या हो गया? वो प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ आपने ड्राइविंग, बिसाइड ड्राइविंग फास्ट ही हिट अ मैन, ये कंबाइंड हो गया। हर मदर मैट विद एन एक्सीडेंट, शी हर्ड द न्यूज, शी रश्ड द हॉस्पिटल। हमारे पास पहले सेंटेंस में यहां कार्य खत्म, फिर ये एक्सीडेंट, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस। ऑन, ये आपकी प्रीपोजिशन।
आईएनजी लगाते हुए। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर मदर्स एक्सीडेंट कॉमा शी रश्ड टू द हॉस्पिटल। अब इन एग्जांपल्स के अंदर पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरे के अंदर प्रीपोजिशन आफ्टर और बिसाइड और ऑन से जोड़कर इन्हें यूज नाउन और जेरेंड से पहले हुआ है, ठीक है ना, जिनका यूज नाउन और जेरेंड से पहले किया गया है। नेक्स्ट टू यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। अब एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज कैसे किया गया है वो देख लीजिए। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो सेंटेंस के वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उनका यूज भी सेंटेंस को जोड़ने में किया जाता है। एडवर्ब का यूज वाक्य के अनुसार वाक्य के आरंभ या अंत में किया जाता है, यानी कि एडवर्ब का जो यूज करेंगे हम लोग वाक्य के अनुसार, उसके प्रारंभ या उसके अंत में, दोनों में से किसी भी जगह पर उसी के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हम सेंटेंस को देख के करेंगे। राहुल केम थर्ड इन द कॉम्पिटिशन, ही वॉज अनलकी। अनलकी यहां पर पहले यूज कर लिया, ठीक है ना। अनलकी राहुल, अनलकीली राहुल केम थर्ड इन द कॉम्पिटिशन, दुर्भाग्यपूर्ण है ना, दुर्भाग्य की बात है कि राहुल कंपटीशन में थर्ड नंबर पर आया। सेकंड वाले के अंदर मीनल परफॉर्म्स हर ड्यूटीज, शी इज ओबीडियंट, तो सेपरेट से कंबाइंड बनाया कि मीनल परफॉर्म्स हर ड्यूटीज ओबीडियंटली, यहां पर बाद में, वहां पर हमने पहले यूज किया। यानी एडवर्बियल फ्रेज को सेंटेंस के वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, और दैट डिपेंड्स ऑन वी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अस की है ना यूज द सेंटेंस को जोड़ने में करते समय आप उसे वाक्य के आरंभ या अंत में अपने अनुसार यूज कर ले सकते हैं, लेकिन तरीके से, प्रॉपर फ्लो में। मीनिंग का, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए हमारे। एग्जाम्पल्स में एडवर्ब अनलकीली तथा सेंटेंस सेकंड के अंदर ओबीडियंटली जोड़ा गया है, ये दोनों एडवर्बियल फॉर्म है। यूजिंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन, तीन चीजें हमारे पास, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है और एडजेक्टिव कंजंक्शन है। कैसे? एडजेक्टिव फ्रेज और कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और उसके बाद के द्वारा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताकर सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दी हमने, और उसके बता के फिर हम लोग उसको सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। कंजंक्शन के यूज में हम लोग दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। कंजंक्शन यूज करके, कंजंक्शन का यूज करके हम लोग दो अलग अलग क्लॉजेस को एक साथ जोड़ सकते हैं। वो कैसे? एग्जांपल देखिए, अ मैन वेंट टू द हिमालय, ही वॉज लेम, ये सेपरेट था। अ लेम मैन, अब इस नाउन की क्वालिटी बताते हुए हमने सेंटेंस को बनाया, ठीक है ना। अ लेम मैन वेंट टू द हिमालयाज, ठीक है ना। वो सेकंड, देयर इज अ पेन इन द पॉकेट, इट इज मेड ऑफ स्टील, ठीक है ना। द पेन इन द पॉकेट इज मेड ऑफ स्टील, द पेन इन द पॉकेट इज मेड ऑफ स्टील, हुई उसकी क्वालिटी दे दी। राम किल्ड डेमोन्स, लक्ष्मण ऑल्सो किल्ड डेमोन्स, तो राम एंड लक्ष्मण किल्ड डेमोन्स। The both the subjects who are engaged in the same work, then they both are included by using and, Ram and Lakshman। इन दोनों एग्जाम्पल्स में सेंटेंस एक को एडजेक्टिव लेम, दूसरे के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज इज मेड ऑफ स्टील तथा तीसरे के अंदर कंजंक्शन एंड से जुड़ा गया है। तो तीनों फॉर्मेशन के एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने थे। नेक्स्ट, यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन। अब केस इन अपोजिशन का मीनिंग समझिए पहले, वो हमारे लिए सबसे खास है। कैसे? केस इन अपोजिशन का यूज किसी ऐसे नाउन के लिए प्रयुक्त होता है जिसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जानी होती है, अलग से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जानी होती है। उन शब्दों के फ्रेज को आगे और पीछे कॉमा लगाकर उसी नाउन के निकट यानी कि पास में लिखते हैं जिसकी वो विशेषता बता रहे हैं। बिल्कुल उनके पास में लिख के हम लोग बताने की कोशिश करते हैं जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ही एड्रेस्ड मीटिंग। नरेंद्र मोदी ये हमारा नाउन हो गया। अब उसकी क्वालिटी क्या है? आवर प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने क्या काम किया? एड्रेस्ड अ मीटिंग, ये आंसर बन गया। मिस्टर शर्मा वॉज अ बिजनेसमैन, ही डोनेटेड हिज वेल्थ। अब मिस्टर शर्मा जो क्या है? बिजनेसमैन है, और उन्होंने क्या किया? डोनेटेड हिज वेल्थ। मेन वर्ब के साथ आंसर, ये एडजेक्टिव उसके लिए, वहां पर वो एडजेक्टिव। उपरोक्त एग्जांपल को केस इन अपोजिशन के द्वारा जोड़ा गया जहां पर आर प्राइम मिनिस्टर तथा अ बिजनेसमैन जो कि हमारे लिए सिंथेसिस का कार्य करते हैं।
नेक्स्ट, यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, नॉमिनेटिव लेवल पर एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में हम एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं और उसके अनुसार सेंटेंस को जोड़ते हैं। वर्ब टू बी, ये हमारे पास है टू बी, टू बी को इज एम आर वॉज वर के स्थान पर बीइंग, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस के स्थान पर हैविंग थर्ड फॉर्म तथा पैसिव वॉइस के स्थान पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तीन तरह से। ठीक है, टू बी को इज एम आर वॉज वर के स्थान पर, ठीक है ना, बीइंग का यूज करेंगे टू बीइंग, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट टेंस के स्थान पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का तथा पैसिव वॉइस होने पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे, देखिए, इट वॉज मंडे ही किल्ड अ लायन, द लायन वॉज ओल्ड। इट के बाद इज एम आर वॉज वर के लिए क्या लिखा था हमने, बीइंग, तो इट बीइंग मंडे ही किल्ड एन ओल्ड लॉयन, ही किल्ड, अब इस लॉयन की क्वालिटी हमने ऐड कर दी, कौन सा कैसा है वो लॉयन, ओल्ड, तो ही किल्ड एन ओल्ड लायन। द डार्क क्लाउड अपीयर्ड, इट स्टार्टेड रेनिंग, द डार्क क्लाउड, अब ये सेकंड फॉर्म के अंदर हैविंग अपीयर्ड, ठीक है ना, द डार्क क्लाउड अपीयर्ड, हैविंग अपीयर्ड, इट स्टार्टेड रेनिंग। उपरोक्त एग्जाम्पल में पहले वाले को लायन तथा सेंटेंस दो के अंदर डार्क क्लाउड का यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह किया गया है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ठीक है, कैसे, देखिए, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक क्लॉज के अंदर, एक जो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर एक मेन क्लॉज होता है जिसे अपन प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि डिपेंडेंट भी कहलाता है। अब नाउन क्लॉज, इसके अंदर तीन हमारे पास नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज ऐसे सेंटेंस फॉर्म या फ्रेजेस होते हैं जो कि सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, यानी नाउन क्लॉजेस ऐसे सेंटेंस फॉर्म्स या फ्रेजेस होते हैं जो सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किए जाते हैं और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और तीसरा कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कहीं पे भी। जैसे द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग, द टेररिस्ट वॉज इन द हाउस, द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग, दैट से जोड़ते हुए द टेररिस्ट वॉज इन द हाउस। अब इस एग्जाम्पल के अंदर दैट द टेररिस्ट वॉज इन द हाउस, ये इंफॉर्मेशन का नाउन क्लॉज है, इसलिए हमने यहां पर दैट के साथ ऐड करते हुए इसको नाउन क्लॉज बनाया दैट के साथ। एडजेक्टिव क्लॉज सेकंड नंबर पे आता है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। यानी ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में और ज्यादा बताते हुए सेंटेंस को जोड़ते हैं। ही गिफ्टेड मी अ पेन, आई हैव लॉस्ट इट, आई हैव लॉस्ट द पेन, ये विच के साथ ही गिफ्टेड मी कंबाइंड करके बताया। तो उपरोक्त एग्जाम्पल में विच ही गिफ्टेड, तो विच से आपके सेंटेंस के अंदर क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज बना किसके ऊपर, उस पेन के ऊपर, पेन के ऊपर जो कि गिफ्टेड लिख के आपने बताया, तो ये उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दैट्स व्हाई इट बिकम्स एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज तीसरे क्या है, एडवर्ब क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कार्य करता है। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ये आपका सेंटेंस। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये आपका कंबाइंड बना। इस एग्जांपल में लेस्ट यू शुड फेल वर्ब वर्क हार्ड का एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इसको एडवर्ब क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब यूज ऑफ नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज का यूज किस तरह से किया जाएगा, लेट्स चेक इट आउट। नाउन क्लॉज के मुख्यतः 5 फंक्शंस होते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सबसे पहले देखिए कैसे। व्हाट द मैन डिड वाज नॉट वेरी पोलाइट। उपरोक्त सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं,
व्हाट द मैन डिड एंड वाज नॉट वेरी पोलाइट। ये रहा प्रिंसिपल क्लॉज, सॉरी नाउन क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, वाज नॉट वेरी पोलाइट। यह वर्ब वाज के लिए सब्जेक्ट है, अतः यह सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। अब पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, और ये मान लिया हमने हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब मान लिया, तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस का ये वाला हिस्सा था, ये नाउन क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है, और इसीलिए व्हाट द मैन डिड ये पूरा नाउन क्लॉज बना, वॉज उनके लिए हेल्पिंग वर्ब बनी, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये पूरा का पूरा हिस्सा, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसीलिए वर्ब वॉज का सब्जेक्ट होने के कारण ये क्लॉज नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट, यूज ऑफ नाउन क्लॉज के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। शी डिड नॉट नो दैट द आंसर वर रॉन्ग। इस सेंटेंस के अंदर भी अपने पास दो क्लॉज हैं, शी डिड नॉट नो, ये आपका बन गया पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। नाउन क्लॉज क्या है, दैट द आंसर वर रॉन्ग, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये हिस्सा आपका बना नाउन क्लॉज, तथा ये क्लॉज वर्ब नो का ऑब्जेक्ट होने के कारण नाउन क्लॉज है। अब आपकी जो वर्ब है नो, ठीक है ना, इस नो का ऑब्जेक्ट शी डिड नॉट नो, ये पूरा एक वो वर्ड है जो आंसर है आपका। आपने जैसे बोला कि यू डिड नॉट नो द आंसर, तो यू डिड नॉट नो द आंसर, तो द आंसर जो वर्ड है ना पूरा का पूरा, उसमें ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट समाया हुआ है कि दैट द आंसर वर रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट बिकम्स नाउन क्लॉज इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये ऑब्जेक्ट होने के कारण नाउन क्लॉज है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है, मोहन्स प्रॉब्लम इज दैट कि ही इज नॉट पंक्चुअल। इस सेंटेंस में भी हमारे पास दो क्लॉज हैं, कैसे, प्रिंसिपल क्लॉज, मोहन्स प्रॉब्लम इज, ये आपका सेंटेंस यहां से स्टार्ट होके ये आया यहां तक। नाउन क्लॉज दैट ही इज नॉट पंक्चुअल। अब इसमें क्या है, वर्ब इज का कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब इज का कॉम्प्लीमेंट है, अतः ये क्लॉज नाउन क्लॉज है, ठीक है ना। अब इसके अंदर इज, ये जो है ना वर्ब इज, मोहन्स प्रॉब्लम इज, अब इसके बाद ये जो पूरा का पूरा हिस्सा हम देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा इस इज के लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए ये हिस्सा इसके लिए नाउन क्लॉज है। गॉट इट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, शीना इज द ओनर ऑफ दैट ब्लू कार। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो क्लॉज है, जैसे भी हमने दो बाकी के सेंटेंस में पढ़े ना, उसी तरह से इसके अंदर भी प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, शीना इज द ओनर ऑफ, ठीक है ना। अब प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ के बाद से, शीना इज द ओनर, अब ये दैट ब्लू कार, तो ये जो दैट ब्लू कार है, ये वाला जो हिस्सा बचा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का पता व्हाट को प्रीपोजिशन के पश्चात रखने के बाद लगता है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन ऑफ, शीना इज द ओनर ऑफ, ऑफ के बाद व्हाट, WHAT, व्हाट का मीनिंग रखा क्या, ओनर दैट ब्लू कार, उस ब्लू कार की ओनर है वो, देन दैट्स व्हाई इट बिकम्स, इसीलिए ये बनता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अतः इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ऑब्जेक्ट दैट ब्लू कार की आवश्यकता है, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नाउन क्लॉज कहलाता है। नेक्स्ट, केस इन अपोजिशन विद अ नाउन और प्रोनाउन, केस इन अपोजिशन विद अ नाउन और प्रोनाउन, द पेन दैट ही बॉट वाज स्टोलन, यानी कि वो पेन जो कि वो लेकर आया वो चोरी हो गया। इसमें भी दो क्लॉज हैं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, द पेन वाज स्टोलन, यानी यहां से लेके द पेन वाज स्टोलन, ठीक, और ये रहा ये हिस्सा, द पेन वाज स्टोलन। अब नाउन क्लॉज क्या है, दैट ही ब्रॉट, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है नाउन क्लॉज ये है। यह क्लॉज नाउन पेन को स्पष्ट करता है ना, पेन को, अतः ये केस इन अपोजिशन विद द नाउन है, द पेन दैट ही ब्रॉट। अब इसके लिए, द पेन के लिए हमने ये लाइन यूज करी दैट ही ब्रॉट, स्पेसिफाई करते हुए कि द पेन दैट ही ब्रॉट वाज स्टोलन। तो दैट ही ब्रॉट जो है ये नाउन क्लॉज है जो पेन को स्पष्ट करता है, इसीलिए ये केस इन अपोजिशन विद द नाउन, उस नाउन के लिए ये केस इन अपोजिशन है, यानी कि उस नाउन के जस्ट बगल में उसके बारे में लिखा गया है, उसकी क्वालिटी।
सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के सिंथेसिस कैसे बनेंगे? द थीफ वॉज अरेस्टेड, इट इज ट्रू। तो सिंथेसिस क्या है? इट इज ट्रू दैट द थीफ वॉज अरेस्टेड, या दैट द थीफ वॉज अरेस्टेड इज ट्रू, दोनों ही आपके सही है। उपरोक्त सिंथेसिस में फर्स्ट सेंटेंस में सिंथेसिस में नाउन क्लॉज दैट द थीफ वॉज अरेस्टेड एडजेक्टिव ट्रू का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, ट्रू के लिए यूज किया गया। लेकिन सेकंड सेंटेंस के अंदर सिंथेसिस में दैट द थीफ वॉज अरेस्टेड वर्ब जो है वो इज का सब्जेक्ट है। जैसे देखिए ये पूरा का पूरा, इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये एक सब्जेक्ट के रूप में इस वर्ब पर काम कर रहा है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट, यू हैव ईटन योर फूड, वी नो इट। अब सिंथेसिस वी नो दैट यू हैव ईटन योर फूड। इस उदाहरण में दैट यू हैव ईटन योर फूड वर्ब नो का ऑब्जेक्ट है। वी नो, नो के बाद आना चाहिए था ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आपके सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस उदाहरण में ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाएगा। इट इज जनरल ओपिनियन ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड, ऑनेस्ट इज रिवॉर्डेड सेपरेट। अब सिंथेसिस क्या बना? जनरल ओपिनियन इज, जनरल ओपिनियन इज। अब इस उदाहरण के अंदर दैट ऑनेस्ट इज रिवॉर्डेड को प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब इज के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया गया है, यानी कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। जनरल ओपिनियन इज, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? दैट ऑनेस्ट इज रिवॉर्डेड। तो ये इस तरह से यूज हुआ है। नेक्स्ट, द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक, लिसन टू हिम। द स्पीकर एड्रेसेस द पब्लिक, लिसन टू हिम। तो लिसन टू व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस, अब ये टू के साथ यूज हुआ है। उपरोक्त उदाहरण में व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस, यानी इस एग्जांपल में व्हाट द स्पीकर एड्रेसेस प्रिंसिपल क्लॉज की प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। यहां पर टू का ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये प्रीपोजिशन रही, और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये इस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द मिल्क इज व्हाइट, इट इज अ जनरल ट्रूथ, सेपरेट आंसर। तो इट इज अ जनरल ट्रूथ दैट द मिल्क इज व्हाइट। अब इसके अंदर दैट द मिल्क इज व्हाइट नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन ट्रूथ का केस इन अपोजिशन है। जनरल क्या है ये? दैट द मिल्क इज व्हाइट, दैट द मिल्क इज व्हाइट, ये पूरा का पूरा क्या है? उस ट्रूथ का क्या है? अपोजिशन, केस इन अपोजिशन है, इसलिए ये इस तरह से यूज किया गया है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कैसे करते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज ऐसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यानी ऐसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हुए जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है आपको, ही हु इज हार्ड वर्किंग विल बी अवॉर्डेड। यू हैव लॉस्ट द मोबाइल दैट यू परचेज्ड लास्ट ईयर। I am confused why he has not been selected in the team. अब इन तीनों ही आंसर्स का डिस्कशन हम यहाँ करते हैं। इन एग्जांपल्स में एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन किया गया है इस सेंटेंस के अंदर। ये यहां से लेके ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना। उपरोक्त एग्जांपल से स्पष्ट है कि एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज किया जाता है। तो ये रहा रिलेटिव क्लॉज, ठीक है ना, इसका यूज किया गया है। इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर ये दैट यू हैव परचेज्ड लास्ट ईयर, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पर आपके पास ये दैट है आपका वो जो क्लॉज है जिसने सेंटेंस को जोड़ा। आई एम कंफ्यूज्ड, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ये अंडरलाइन हिस्सा आपका सेंटेंस का दे रखा है जो कि क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज का यूज किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, whom, whose, which, that, as ये सब काम में आते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब्स के अंदर why, when, where, how। तो why, when, where यानी कि why वाला हिस्सा ये जो है ये रिलेटिव एडवर्ब्स का है, और ये that और who वाला हिस्सा जो है हमारा रिलेटिव क्लॉज का है, रिलेटिव प्रोनाउंस में जा रहा है। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन से एडजेक्टिव क्लॉजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके हम एडजेक्टिव क्लॉजेस की तैयारी करें कैसे। इनका यूज मुख्यतः पर्सन यानी कि और थिंग्स के क्लॉज के रूप में किया जाता है। देयर इज अ मैन, ही हैज बीन बिहाइंड द बार्स।
देयर इज अ मैन ही हैज बीन बिहाइंड द बार्स, तो देयर इज अ मैन हु हैज बीन बिहाइंड द बार्स। अब यहाँ ही की जगह हमने रिप्लेस किया किसको, हु को। उपरोक्त सेंटेंस में हु का मैन के लिए सब्जेक्टिव केस बनाया गया है क्योंकि इसको सब्जेक्ट के रूप में उसकी तरह यूज किया गया है। जैसे आई कॉट अ थीफ, पुलिस फ्रीड हिम, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस के अंदर पुलिस फ्रीड अ थीफ, पुलिस फ्रीड अ थीफ whom आई कॉट, इस सेंटेंस के अंदर whom का थीफ के लिए ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया गया है और यहां पर मैन के लिए सब्जेक्टिव केस का यूज हु को किया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट, डू यू रिकॉग्नाइज द मैन, हिज मैंशन वॉज सो ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। तो डू यू रिकॉग्नाइज द मैन, हुज मैंशन संबंधवाचक यूज करते हुए हमने उसके साथ जोड़ा। उपरोक्त सेंटेंस में हुज जो मैन का पोसेशन बताता है यानी कि संबंध बताता है उससे। सम पीपल स्मोक इन पब्लिक, अवॉइड देयर कंपनी, ठीक है। सिंथेसिस क्या बनाया, अवॉइड सच पीपल एज स्मोक इन पब्लिक, यानी कि ऐसे लोगों को अवॉइड करो वो जो कि पब्लिकली स्मोक करते हैं। तो यहाँ पर एज का यूज किया गया। इसे एक तरह से और बना सकते हैं, अवॉइड द पीपल हु, और शायद ये ज्यादा आपको इजी लगता हो बोलने में कि अवॉइड द पीपल हु स्मोक इन पब्लिक, बट बोथ आर करेक्ट। इन सेंटेंस के अंदर सच के पश्चात, यानी कि इस पहले सेंटेंस के अंदर डू द हुज मेंशन वाज सो ह्यूज एंड एक्सपेंसिव, तो एज के प्रयोग से, है ना, इन सेंटेंस में सच के बाद इस एज के प्रयोग से एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा क्योंकि सच और एज से, परंतु हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस दर्शाता है ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर। इसमें हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव एडवर्ब से एडजेक्टिव क्लॉज का फॉर्मेशन। अब रिलेटिव एडवर्ब जो है उनसे आप एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनाएंगे। रिलेटिव एडवर्ब जैसे कि व्हेन का प्रयोग टाइम के लिए, वेयर का प्रयोग प्लेस के लिए होता है। व्हेन मतलब कब यानी कि समय, वेयर मतलब कहाँ यानी कि स्थान सूचक, वाई का मतलब कारण यानी कि रीजन, और हाउ का मतलब तरीका, मेथड। क्लियर। शी वॉज स्लीपिंग, आई केम टू होम। सिंथेसिस बना, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम टू होम, समय के साथ इसको जोड़ के बताया। इन सेंटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात की गई है, अतः इसके प्रयोग से एडजेक्टिव क्लॉज बनाया गया। आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। दिस इज द ऑफिस, ये सब जगह है यानी कि ऑफिस है। तो दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, यहाँ पे स्थान सूचक का यूज करके बता दिया गया। इस सेंटेंस में वेयर के द्वारा प्लेस को बताया गया है, अतः इसके द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पर बनता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने वेयर यानी कि स्थान सूचक का यूज किया। नेक्स्ट, दे थ्रू द बैग्स, आई डू नॉट नो द रीजन, आई डू नॉट नो द रीजन वाई, कारण सूचक की दे थ्रू द बैग्स। इस सेंटेंस में वाई जो है वो कारण सूचक को स्पष्ट करता है, अतः इसके द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज बनाया गया है। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड इन दिस वे, आई टॉट हिम द वे, आई टॉट हिम द वे, हाउ, द मेथड, द मेथड यानी कि तरीका काम करने का। द मेथड क्या है कि हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, आई टॉट हिम द वे, मैंने उसको वो रास्ता तरीका बताया कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हाउ के द्वारा इन दिस वे यानी कि रीजन, तरीका काम करने का भाव प्रकट करते हैं, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है या बनाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज का उन फिनाइट वर्ब को क्वालिफाई करने का कार्य करते हैं जो कि प्रिंसिपल क्लॉज में पहले से यूज किए गए हैं, यानी उन्हीं को यूज करेंगे, वो उन्हीं को करेंगे क्वालिफाई जिनको कि पहले से यूज किया गया है। एडवर्ब क्लॉज के द्वारा आप टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन और सपोजिशन और कंसेशन आदि भाव बताते हैं। ये सारे भाव आप इनके जरिए एक्सप्रेस करेंगे, प्रकट करेंगे। कैसे? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय की बात करते हैं सबसे पहले। समय सूचक के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जैसे कि व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये सब हमारे वर्ड्स हैं। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, माई सिस्टर केम टू मी, तो व्हेन माई सिस्टर केम, तो व्हेन समय सूचक यूज करते हुए मैंने बनाया कि व्हेन माई सिस्टर केम टू मी आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, यानी कि जब मेरी सिस्टर आई तो मैं उस समय सेब खा रहा था। इस सेंटेंस के अंदर व्हेन जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बना है।
एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस यानी कि स्थान सूचक के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में वेयर तथा वेयरएस का यूज करते हैं हम लोग, इन दो चीजों का, ठीक है ना। कैसे, देखो, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड, है ना, माई फादर लेफ्ट मी देयर, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड वेयर, जहां माई फादर लेफ्ट मी, मैं वहां खड़ा हुआ था जहां मेरे पिताजी छोड़ गए थे। इस सेंटेंस के अंदर जो वेयर है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बना हुआ है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में क्या है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर हम लोग इन शब्दों को यूज करते हैं, बिकॉज है, एज है, सिंस है, दैट है, जिनसे किसी कारण को बताया जा सके। आई डिड नॉट बाय इट, आई डिड नॉट लाइक दिस इट्स कलर, तो सिंथेसिस क्या बना, आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज, क्योंकि आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, क्योंकि मुझे इसका रंग पसंद नहीं आया। इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या करा है, बिकॉज को एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के रूप में यूज किया गया है। कंपैरिजन देख लीजिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में क्या करना है हमको, पार्ट्स डिग्री एम मैनर में विभाजित किया जाता है, यानी कि कंपैरिजन के अंदर हम लोग बताते हैं मैनर और उसको पार्ट्स में, डिग्रीज में उसको डिवाइड करते हैं। कैसे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज को सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस में देन, ठीक है ना, जिसमें कंपैरिजन जताते हैं। जैसे ही इज स्टूपिड, ही इज इक्वली ले, सिंथेसिस लेजी के लिए क्या बना कि ही इज एज, यानी कि एज के बीच में पॉजिटिव बताई जाएगी, ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी। ये कंबाइंड सेंटेंस बना दिया दोनों को मिला के, क्योंकि वो मूर्ख भी है और आलसी भी है, तो दोनों चीजें एक साथ जोड़ दी, तो ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी। इस सेंटेंस के अंदर एज के द्वारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री को बताया गया है। नेक्स्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, ठीक है ना। मैनर के लिए क्या होता है, रिलेटिव वर्ब एज से प्रदर्शित करते हैं। इट ऑल एंडेड, इट एक्सपेक्टेड द सेम, सिंथेसिस बना इट ऑल एंडेड एज आई एक्सपेक्टेड, इसको एज के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया, यानी कि एज जो था वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन मैनर है। इससे हमें ये पता चलता है काम करने का तरीका या किस तरह से, एज आई एक्सपेक्टेड। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परिणाम सूचक क्या है, परिणाम सूचक के रूप में हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज में सो, सच का यूज करते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, आई कांट कैच हिम, आंसर बनता है ही रन्स सो फास्ट, ठीक है ना, ही रन सो फास्ट दैट आई कांट कैच हिम। इस सेंटेंस के अंदर सो और दैट ये एक पेयर कनेक्टर के रूप में यूज किए गए एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट को बताने में। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, ठीक है ना, उद्देश्य सूचक। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में हम लोग इनको यूज करते हैं, सो दैट एक साथ, वहां पे दो अलग थे, सो डैश और दैट अलग अलग था, यहां पर एक साथ है। इन ऑर्डर दैट तथा लीस्ट, ठीक है। ही प्लेड वेल, ही कुड नॉट विन द मैच, अब ही प्लेड वेल, ठीक है ना, सो दैट ही कुड विन द मैच, यानी कि भाई उन्होंने अच्छा खेला, इसीलिए खेला कि भाई उनको मैच जीतना था, तो आंसर क्या बना, ही प्लेड वेल, ही सो दैट ही कुड विन द मैच। अब इस सेंटेंस के अंदर सो दैट जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में किसके साथ यूज करते हैं, इफ के साथ, वेदर के साथ, अनलेस के साथ। इट मे रेन, वी शैल स्टे एट होम, इफ इट मे रेन्स, इफ इट रेन, सॉरी, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, कंडीशनल सेंटेंस बना दिया इफ का यूज करके, वी शैल स्टे एट होम। तो इस सेंटेंस के अंदर इफ जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यानी कि कंडीशन के, कंडीशन को इंडिकेट करता है, उसको बताता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, यानी कि कंसेशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में दो, ऑल्दो, यद्यपि, इवन इफ से प्रदर्शित किया जाता है। आई एम अनएजुकेटेड, आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट, दो आई एम अनएजुकेटेड, यद्यपि मैं अनपढ़ हूं, येट तो भी आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये पेयर में दो और येट के साथ, या आई एम कॉन्फिडेंट दो आई एम अनएजुकेटेड। अब इन सेंटेंस के अंदर दो और इसको हमने यूज किया है एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन में। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस।
अब कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं इन वाक्यों में दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज, एक तो प्रमुख खंड और दूसरा हिस्सा, तथा वे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आश्रित न होकर स्वतंत्र रूप से भी अपना अर्थ देते हैं। जैसे महेश इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। आंसर बना महेश इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। गरीब होने के बावजूद कैसा है? ईमानदार है। राम इज प्लेइंग, हेमा इज सिंगिंग। दो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, अलग अलग। राम इज प्लेइंग एंड हेमा इज सिंगिंग, यानी कि बोथ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंगेज्ड इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज, और उसे हमने कनेक्ट किया किससे? एंड से। क्लियर? नेक्स्ट, उपरोक्त सेंटेंसेस में अंडरलाइन वर्ड्स में कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज दर्शाया गया है जिसके साथ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। किसके अंदर? अंडरलाइन, ठीक है ना, ये इनके अंदर, जो अब मैंने आपको बताया इनके अंदर। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंसेस कोऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शंस रिलेटिव एडवर्ब तथा रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग से बनते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड क्लॉज है ना, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है कंजंक्शन वाले, जिसके अंदर रिलेटिव एडवर्ब तथा रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं, उनके प्रयोग से बनते हैं। अब दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस हैं उनसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। एक तो कंजंक्शंस के द्वारा, एक रिलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा, एक रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। कंजंक्शंस के द्वारा क्या होता है? कंजंक्शंस के द्वारा दो वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ा जा सकता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 प्रकार होते हैं। कंजंक्शंस के द्वारा हम दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। इनके 4 प्रकार होते हैं। कम्युलेटिव कंजंक्शन, यानी कि संचयी रूप से सबको मिलाकर एक साथ। इसमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ा जाता है, जैसे आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ पेशेंट, तो आई एम अ डॉक्टर एंड लगाकर दूसरा जोड़ दिया, ही इज अ पेशेंट। यू आर लेजी, यू आर स्टूपिड, देन यू आर बोथ लेजी एंड स्टूपिड, दोनों ही चीज है। तो इनके अंदर हम लोग इस तरह के कंजंक्शन यूज करते हैं, एज, एंड, एज वेल एज, ठीक है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड, एज वेल एज, इस तरह की चीज हम यूज करते हैं। ये क्या है? कम्युलेटिव कंजंक्शंस हैं जो कि हमारे साथ यूज होते हैं एग्जाम्पल में ही, अभी जैसे मैंने आपको बताया ये वाला दोनों के अंदर। नेक्स्ट, एडवर्सेटिव, विरोध सूचक, बिल्कुल, जो कि अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन देते हो। जैसे कंजंक्शन के द्वारा जो स्टेटमेंट सेंटेंस में विरोध प्रकट करते हैं, यू आर टायर्ड, थके हुए, एंड यू वांटेड टू कंप्लीट योर वर्क, और आप अपना काम पूरा करना चाहते हैं, बोथ कंप्लीटली डिफर। एक तरफ बहुत थके हुए हैं, दूसरी तरफ काम भी पूरा करना चाहते हैं। देन यू आर टायर्ड स्टिल, तो भी यू वांटेड टू कंप्लीट योर वर्क, तो ये कौन सा हुआ निकला? एडवर्सेटिव। आई एम पुअर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम पुअर बट, लेकिन आई एम ऑनेस्ट। अब इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल में ये चीजें यूज होती हैं, बट होता है, स्टिल होता है, ओनली होता है, येट होता है, नेवरथलेस होता है, हाउ एवर होता है। ये सब हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं जो कि एग्जाम्पल में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, एडवर्सेटिव के बाद ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जो कि वैकल्पिक रूप से बताते हैं कि दो स्टेटमेंट में चॉइस को, है ना, वैकल्पिक रूप से आपके सामने रखते हैं। यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू विल फेल, हार्ड वर्क करो, पढ़ाई करो, नहीं तो फेल हो जाओ। तो यू मस्ट स्टडी हार्ड, अदरवाइज, अन्यथा, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे? फेल। गो देयर, वर्क टिल लेट, वहां जाओ और वर्क टिल लेट, ठीक है ना, या तो जाओ यहां से और या फिर देर तक काम करो। इनके अंदर अदरवाइज, अन्यथा, और, ईदर और, नीदर, नॉर, ये सब हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं जो हमारे सेंटेंस में हम यूज करते हैं। इलेटिव, परिणाम सूचक, इस प्रकार के कंजंक्शंस के द्वारा किसी स्टेटमेंट का रिजल्ट प्रकट किया जाता है, जैसे कि ही कॉपीड द आंसर, ही वाज रिब्यूक्ड। अब ही कॉपीड द आंसर, इसीलिए, है ना, इसीलिए। इलेटिव मतलब परिणाम सूचक। परिणाम क्या है? उसने कॉपी किया आंसर को, इसीलिए उसको रिब्यूक किया गया, डांट फटकार सुनने को मिली। आई कैन नॉट राइट फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट, वजह बता दी कि किस लिए, इसलिए। तो यहां पर देयरफॉर, इसलिए, फॉर, सो, इन वर्ड्स को हम लोग इलेटिव कंजंक्शंस मानते हैं जो कि हमारे सेंटेंस में हम यूज करते हैं।
येट का यूज कोऑर्डिनेटिंग तथा सबऑर्डिनेटिंग दोनों ही कंजक्शंस में हम लोग करते हैं। अभी हमने दो जगह यूज करके देख लिया पहले से, एक जगह पर तो ऑल्दो और येट का यूज, और एक जगह पर केवल येट का यूज, दोनों में यूज कर लिया। ऑल्दो और दो के साथ येट का यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तथा केवल येट का यूज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। दोनों जगह पर इनका यूज कर सकते हैं। रिलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा, अब रिलेटिव एडवर्ब जैसे कि वेयर, व्हेन, हाउ, इनका यूज भी कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया जाता है। जैसे ही वेंट टू शिमला, ही डिड ट्रैकिंग देयर। ही वेंट टू शिमला वेयर, इस स्थान सूचक के साथ वेयर का यूज करा आपने। आई वेंट टू स्कूल लेट, माई टीचर पनिश्ड मी देन। माई टीचर पनिश्ड मी व्हेन, जब आई वेंट टू स्कूल लेट, समय सूचक बताते हुए। रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, रिलेटिव प्रोनाउंस में आपके पास है हु है, विच है, दैट है, हुम, इनका यूज भी दो सेंटेंस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ गर्ल, शी वॉज लेम, तो आई मेट अ गर्ल हु, ठीक है ना, पहला था आई मेट अ गर्ल, शी वॉज लेम। अब इस सेंटेंस के अंदर आपने आई मेट अ गर्ल और उसके बाद यहां पर यूज किया आपने हु, जो कि आपके लिए क्या था, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। हु वाज लेम, उस लड़की के लिए सब्जेक्टिव रूप में यूज किया। ही हैज अ स्मार्टफोन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, आपने यूज किया ही हैज अ स्मार्टफोन विच इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना, विच स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट, और वहां पर हु का यूज कर डाला आपने शी के लिए। नेक्स्ट, दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।